और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज नई दिल्ली में हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर बिना किसी नतीजे के यह खत्म भी हो गई। यह स्वाभाविक भी था। युद्ध के मसले पर बटी हुई दुनिया को एक साथ लाना पहले से ही दूभर काम माना जा रहा था और एक दिन में किसी बैठक में इतने बड़े मसले का हल निकल जाए, इसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। तो फिर ऐसे में दिल्ली में 2 दिन की विदेश मंत्रियों की बैठक के मायने क्या हुए? इस बैठक का हासिल पाया क्या रहा? ये एक बड़ा सवाल है। आइए थोड़ा बैठक के भीतर झांक कर इसकी अहमियत टटोलने की कोशिश करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 सत्रों की अध्यक्षता की। पहले सेशन में बहुपक्षीय मामलों को मजबूत करने और सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी सेशन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मसलों पर बड़ी गहनता से चर्चा हुई और दूसरा सत्र आतंकवाद, नशीले पदार्थों सहित दुनिया की जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर बातचीत हुई। टैलेंट पूल पर भी बातचीत हुई। माना यह जा रहा था कि ये जो सेकंड सेशन है, इसी में युद्ध पर किसी बात पर शायद सहमति बन पाए। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया भर से आए नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। कल यानी 1 मार्च की रात मेहमानों के सम्मान में डिनर का आयोजन भी किया गया। बैठक में जो बताया गया, 40 प्रतिनिधियों के भाग लेने की खबर है। 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले कुछ खास मेहमानों के शामिल होने और नहीं होने पर भी खूब चर्चाएं हुई। मसलन जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी जो बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि जापान और भारत दोनों ने उनके नहीं आने पर पर्याप्त सफाई भी दी। भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि भारत और जापान के बीच G20 के अंतर्गत अच्छी चर्चा है, विचार विमर्श हुआ है और एक दूसरे के प्रति दोनों में सम्मान है। उन्होंने कहा कि जापानी विदेश मंत्री अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण नहीं आए। वैसे आज एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि G20 सम्मेलन में भारत चीन के बीच बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात का मुद्दा भी डिस्कस हुआ, वो भी सीधा भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों के आमने सामने। भारत ने चीन के विदेश मंत्री किंग कांग से सीमा के हालात और उसकी वजहों को लेकर न सिर्फ सीधी बात की बल्कि कड़ी आपत्तियां भी जाहिर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री किंग कांग से G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चर्चा की। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा कि यूक्रेन के मसले पर दुनिया के देशों में सहमति नहीं बन पाई। अब दिक्कत थोड़ी सी यहां पर यह है कि इससे पहले यूक्रेन मसले को लेकर ही वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो G20 बेंगलुरु बैठक हुई थी, उसमें भी कोई साझा बयान जारी नहीं हो पाया था। तो दबाव था भारत पर कि आज कोई नतीजा निकले, लेकिन जैसा हमने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो सीधा किसी नतीजे पर पहुंचने की वकालत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन समझदारी यही थी कि शायद इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा बाली शिखर सम्मेलन में G20 के घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने बड़े प्रसिद्ध बयान का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कहा था कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। मोदी ने फिर समरकंद में पुतिन के सामने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। और यही बात जो है, यही एथॉस आज भी दोहराया गया है भारत की तरफ से। हालांकि मौजूदा बैठक से पहले जिस तरह से रूस, चीन, अमेरिका और कुछ दूसरे देशों की तरफ से तमाम बयान आ रहे थे, उससे ये जाहिर था कि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत एक सहमति के एक मंच पर या एक नतीजे पर ला पाना भारत के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन 2 धुरी में बटे पूरी दुनिया के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए भारतीय दल ने बड़ी जबरदस्त कूटनीतिक क्षमता दिखाई और आज की बैठक में इस बात का जिक्र एस जयशंकर ने भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि समाधान जो है वो बातचीत से और कूटनीति से ही निकलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मंत्र निकला है भारत की ओर से वो ये कि असहमतियां जरूर हैं, लेकिन इस असहमति में भी G20 देशों के बीच में एकता होनी बड़ी जरूरी है। तो कुल मिलाके भारत ने एक अच्छी कूटनीतिक परिचय देते हुए आज की जो बैठक हुई है, कम से कम उसे समाधान की दिशा में एक कदम के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये कितना मुश्किल है और भारत के लिए आगे चुनौतियां जो बढ़ने वाली हैं, क्या भारत क्योंकि G20 का अध्यक्ष है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या अपेक्षा की जाए और वाकई में क्या दुनिया
युद्ध को लेकर किसी आम सहमति पर बन पाएगी या नहीं दुनिया के देशों में, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। शशांक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, भारत ने जिस तरह से आज स्टैंड लिया और जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र कर रहे थे, ये स्वाभाविक भी था कि कोई नतीजा या यूक्रेन मसले को लेकर कोई ठोस बयान जारी हो जाए, ऐसा अपेक्षित नहीं था। लेकिन जो स्टैंड लिया है भारत ने और कहा है कि असहमतियों के बीच में भी एकता का रहना जरूरी है, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? भारत चाहता है कि जिस तरीके से एक महीना पहले हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जो प्रायोरिटीज हैं विकासशील देशों की उन पर चर्चा हुई थी, और बहुत सारे देश इस युद्ध की वजह से आर्थिक क्षेत्र में काफी पीड़ित हैं। तो हमारे ख्याल से जहां असहमति बनी हुई है और युद्ध चल रहा है, तो उस पर तो जब तक कि शीर्ष स्तर पर यानी कि शिखर स्तर पर जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है कि वो वित्त मंत्रियों के स्तर पर, रिजर्व बैंक के गवर्नर्स के स्तर पर या विदेश मंत्रियों के स्तर पर थोड़ी बहुत आगे रुझान बढ़ सकता है, लेकिन निर्णय मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है। तो अब ये जो भारत ने कहा है कि कुछ ना कुछ सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग ये नहीं माने हैं कि अगर युद्ध चल रहा है तो पूरे विश्व को ही इससे समस्याएं खड़ी होनी चाहिए। तो हमारे ख्याल से जिस तरीके से भारत ने कोविड के समय में सब वैक्सीन वगैरह सबको सप्लाई करके मदद की है, बाकी भी इन्होंने फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में फ्यूल प्रोसेस करके और देशों को दिया है, और टेक्निकल कोऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, साइबर के क्षेत्र में हो, फिनटेक के क्षेत्र में हो। तो हमारे ख्याल से कई सारे एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिसमें अलग अलग निर्णय लिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर भारत ये प्रयास करे कि क्यों एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन निकाला जाए, उसकी जगह जिन जिन क्षेत्रों में अगर सहमति बनती है या सहयोग होने की आवश्यकता है और सब लोग मानते हैं उसको, तो उसको निर्णय ले लेना चाहिए। क्योंकि G20 जो जिस समय शुरू किया गया था, वो ऐसा समय था जबकि पूरे विश्व में एक तरीके से रिसेशन का भय छाया हुआ था और कई सारे बैंक्स जो हैं वो गिरने की कगार पर आ चुके थे। तो ऐसे में आवश्यकता ये है कि दोबारा से वह स्थिति ना आ जाए, और हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये मसला हल हो, और जो पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक टाइप की चीजें हैं उसके लिए और भी फोरम्स हैं, तो सब फोरम्स को एक्टिवेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से उन पे थोड़ी बहुत प्रगति की जा सकती है। भारत का जिम्मेदारी बनती है कि एक साल जब हम इसके G20 के अध्यक्ष हैं तो हम पूरा प्रयास करें कि ये मसला हर फोरम में हर तरीके से आगे बढ़ाने का इसके पूरे तरीके से कोशिश होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भले ही पूरी दुनिया को एक कोई स्थायी समाधान देने का शायद ये अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हुई हैं। मसलन आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, लावरोव साहब और ब्लिंकन साहब, अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार आमने सामने आए। हालांकि कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई दोनों के बीच में, कोई औपचारिक कोई खास बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन आमने सामने आए, एक दूसरे से बात करने की कोशिश हुई। ये बताता है कि भारत की धरती सर दोनों पक्षों के लिए कंफर्ट जोन है। वो मध्यस्थता वाला जो एथॉस है भारत का, उसकी स्वीकार्यता है सर कहीं ना कहीं दुनिया में। एक तो ये है कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है। यहाँ आते ही एक इस तरह की यहाँ पर वातावरण मिलता है सबको शांति का। सब लोग सोचते हैं कि शांति के लिए कोई पहल होनी चाहिए। तो अगर ब्लिंकन साहब ने चाहे ये बात करी हो कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नेगोशिएशन शुरू होने थे जिसमें रूस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, तो उन्होंने ये कुछ कहा है कि इसमें आगे बढ़िए। तो इसके बदले में मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी सी शुरुआत है। उनकी जो आपस में मीटिंग तो 10 मिनट से कम की थी, लेकिन कम से कम ये ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ये अपनी इच्छा जाहिर करी है कि रूस को भी प्रपोजल दे, तो शायद अमेरिका उसको सुनेगा। क्योंकि लास्ट ईयर हम तभी देखते हैं कि अप्रैल मई में कुछ इस तरह की बात चल रही थी कि यूक्रेन किसी तरीके से एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने की दिशा में बढ़ रहा था। तो उस समय कुछ ऐसा निर्णय लिया गया नेटो की तरफ से, खास करके
यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको हथियार देंगे, आप लड़ते रहिए पूरे तरीके से। तो उनको पीछे अपने हाथ खींचने पड़ गए, क्योंकि उनको हथियारों की जो कमी हो रही थी वो पूरे तरीके से पूरी कर दी गई नेटो के द्वारा। तो एक प्रकार से फिर उनमें तेजी आ गई, और अब तो जो है जिस तरीके से यूक्रेन ने अभी हाल में अपने एटीट्यूड दिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से वो रूस के अंदर ही बल्कि अब हमला करने की तैयारी करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब एक नए चरण में रूस यूक्रेन युद्ध पहुंच चुका है, जहां पर अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ यूक्रेन भी अब बराबर टक्कर या शायद उससे ज्यादा एग्रेशन से रशिया की तरफ वो वार करने को तैयार है। और ऐसे में भारत की चुनौतियां बढ़ रही हैं। सर, अब हमारे लिए आगे की राह क्या होगी? जैसा आपने जिक्र भी किया, भारत लगातार चाहता है कि विकासशील देशों के मसलों को उठाया जाए, G20 का वो एथॉस प्रमुख एजेंडा बने, लेकिन हो नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। दूसरे मुद्दों की छाया ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में अभी जो हमारे पास बचा हुआ वक्त है G20 का, उसमें भारत क्या ऐसे ही मिली जुली मध्यस्थता वाली बातें, बीच की सहमति असहमतियों के बीच का एक मार्ग ही हमको अपनाना पड़ेगा, या सर हम कुछ ठोस कर पाएंगे? देखिए, G20 के सम्मेलन के संदर्भ में 3 तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। एक तो भारत के अंदर पूरे भारत को जोड़ना, इस प्रकार से जो हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने यहाँ से हम और विकासशील देशों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने भारत के सब नागरिकों के साथ में शेयर करें। तो एक तो वो अपने देश के अंदर ही इसको मौके को हमें उठाकर अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे फिनटेक का मसला हो, चाहे आईटी का हो, चाहे जिस तरीके से भी, और जो भी हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वगैरह के लिए जो हम नए कदम उठा रहे हैं, उनमें तेजी लानी चाहिए। दूसरा, विकासशील देशों का जो ग्लोबल साउथ की समिट हुई थी, उसी को मसले को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीके से जो लोग तैयार हों, यानी कि कोalition ऑफ द विलिंग की जो बात होती रही है पहले, कि ऐसे और संस्था बनाई जाए जो हमला कर सके और देशों के ऊपर, कोalition ऑफ द विलिंग बनाकर। तो वो इराक में इस्तेमाल किया गया, लिबिया में इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया। उसकी जगह अगर हम ये कहें कोalition ऑफ द विलिंग टू प्रमोट climate change issues, to promote renewable energy issues, to promote poverty reduction और supply of fuel, fertilizers, food, तो इसके लिए जो अगर हम इससे coalitions बनाएं, जो लोग तैयार हों, तो मैं समझता हूं कि कम से कम कुछ एक नया तरीका निकल सकता है। और साथ ही साथ जो G20 के ओरिजिनल सदस्य हैं, उनको भी पूरे तरह से कोशिश करें कि भाई कम से कम जिन मसलों पर वो अपना समर्थन दे सकते हैं, तो समर्थन देने का प्रयास करें। एब्सोल्युटली सर, और बिल्कुल सही आपने कहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को मुखरता से उठाया कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, इसमें हेल्प कीजिए भारत की। और एक जो ग्लोबल डिवीजन की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा कि एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो कम से कम वो साफ गोई से पेन पॉइंट कम से कम उजागर कर पाए हैं। ये हमारे लिए किसी छोटी उपलब्धि नहीं है, ये एक अच्छी खासी उपलब्धि है कि कम से कम सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे, तो कम से कम हम पेन पॉइंट्स को मुखरता से साफ गोई से उजागर कर रहे हैं। शायद दुनिया को समझ में आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली राह आसान हो, अच्छी हो। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के रण की। तो पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हैं। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है, तो वहीं नागालैंड में बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आसान बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की एनपीपी अच्छी खासी सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और वहां पर संभवतः वही सरकार बनाएगी। लेकिन सरकार गठन को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है। किस तरह का स्वरूप होगा, इस पर बातचीत भी चल रही है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मेघालय हो, या वो त्रिपुरा हो। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में जैसा हमने आपको बताया कि एनपीपी के पास एक अच्छी खासी मेजॉरिटी नजर आ रही है। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में
बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन को 34 सीटों पर जीत मिली है और इसमें से 32 सीटें बीजेपी के नाम रही। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट गया, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी को, ये हम त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, जो पूरा आपको तस्वीर हमने अब दिखाई। इस बार त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो है वो अच्छे खासे अलायंस के साथ सामने आए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। और आपको याद होगा मतदान से पहले भी इस बात का खासा जिक्र हो रहा था कि क्या वाकई में इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है, क्या वो बीजेपी को इतनी बड़ी टक्कर दे पाएगा कि उसको सत्ता से दूर रखे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए हैं उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माणिक साहा त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव लड़ा गया, अब शायद वही कंटिन्यू करेंगे। 2000 के चुनाव में 2018 का जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो एनडीए ने जो बहुमत की रेखा को पार किया था वो 5 सीटों से पार किया था। 36 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और उस समय सीपीएम जो है वो सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई थी, और कांग्रेस को तो इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम शायद कुछ वापसी करेंगे लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस। कुछ फायदा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को त्रिपुरा में, अगर हम बात करें, क्योंकि लेफ्ट के साथ अलायंस का जो फायदा थोड़ा बहुत मिल पाया वो कांग्रेस को मिला है। 2-3 सीटों पर वो चुनाव जीती है वहां पे, लेकिन कोई तस्वीर बदल गई हो त्रिपुरा की, ऐसा नजर नहीं आता। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव और नतीजे अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए भी बेहद खास माने जा रहे हैं। क्यों हैं ये 3 राज्यों के चुनाव इंपॉर्टेंट 2024 के चुनाव के लिए? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इस पर चर्चा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। त्रिपुरा और नागालैंड में तो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं ही। माना जा रहा है कि मेघालय में भी पिछले सहयोगी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। देखिए, पहले ही हम लोग बोल चुके थे जे हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और ये अभी तक जो रिजल्ट निकला है उससे तो पता ही लग रहा है हम लोग सरकार बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। ध्यान देने की बात यह है कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में मजबूती के साथ बढ़ा है। त्रिपुरा में जहां ये प्रदर्शन 1.5% वोट से बढ़कर 39.13% हो गया है, वहीं मेघालय में 1.27% से बढ़कर 9.15% पहुंच गया है। इसी तरह नागालैंड में बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले 10 सालों में 1.75% से बढ़कर 18.50% तक जा पहुंचा है। उन्हें लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की जो संकल्प लिया था, और वो जो मूर्त रूप लिया है जिसने नॉर्थ ईस्ट में, इन 3 राज्यों में उसका प्रभाव साफ दिखता है। और मैं ये मानता हूँ कि उनने एक चैतन्य समाज की स्थापना कर दी, एक जागरण किया, जिसके कारण लोग विकास को देख पा रहे हैं। अन्यथा 10 पार्टियाँ एक अधिकार बताती थी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हाशिए पर गई हैं, खासकर कांग्रेस, तो उसके पीछे कारण यही है कि लोगों ने विकास को देखा और स्वीकार किया। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिनमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे आ चुके हैं। अभी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव बाकी हैं। जाहिर है हर चुनाव के नतीजे अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के नतीजों से जुड़कर देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है, आइए सुनते हैं। आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए।
जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज के नतीजे आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। साथियों, आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं,
उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। और प्रधानमंत्री का संबोधन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम विश्लेषण भी करते चलें, जैसा हमने आपसे वादा किया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अकुश सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं जो एक ब्रांड मोदी के साथ जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी की सोच जो थी, उसको साथ चलने की जो परिकल्पना कही गई थी कि नॉर्थ ईस्ट को अब तक आपने अपेक्षित रखा, एक पार्टी के झंडे के अलावा और किसी का नहीं होता था, नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्कनेक्ट था, संभवतः एक छोटा सा डिस्ट्रस्ट भी था जो था, तो लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं करते थे। अब मुखरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो दूरियां हमने पाट दी हैं और एक तरह से ये स्वीकारोक्ति है हमारी जो सोच रही है नॉर्थ ईस्ट के प्रति। कितना मायने रखता है सर उत्तर पूर्व में बीजेपी का इस तरह से जीत कर वापस आना? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि अब बीजेपी वहां पर जो पिछली बार उसको जीत हुई थी वो कोई फ्लूक नहीं थी, मतलब एक अचानक कोई नहीं जीत मिली थी। वहां नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने कदम बहुत मजबूती से जमा लिए हैं और वाया आसाम जो रास्ता गया है उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है और ईस्ट की जो नीति थी उससे बहुत लाभ हुआ है। आप मेरे 42-43 साल इस पत्रकारिता जीवन में हो गए, लेकिन 8 साल के या 10 साल और मान लो आप उसको, उसके पहले सच बात है कि हमें कितने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के नाम याद होते थे, क्योंकि हमें बताया जाता था 7 सिस्टर, इसलिए अंदाजा था कि 7 राज्य होंगे। इससे ज्यादा हम क्या जानते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। लेकिन जैसे जैसे वहां पर डेवलपमेंट हुआ, इस सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, एक्टिव हुआ, हर हफ्ते एक केंद्रीय मंत्री जाने लगा, तो वो एक ध्वनि आने लगी। और सबसे रोचक, जिसको आपको भी याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा, कि नागालैंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो छोटी सी आंखों को लेकर के, अपनी खुद को लेकर के इतना मजाक करते हैं, और वो सब में इतने लोकप्रिय हैं कि अभी से उनकी अन्य राज्यों से डिमांड आने लगी है। या पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो जो इससे जो सबसे बड़ा लाभ है कि नॉर्थ ईस्ट देश की तरफ बढ़ रहा है, देश नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और ये चुनाव में कोई जीते हारे उससे बड़ा पॉइंट ये है कि देश में हो रहा है। दूसरा, त्रिपुरा मोथा पार्टी, जिसको जो जिम्मेदार मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने के लिए वहां पर, क्योंकि पिछली बार थोड़ी ज्यादा सीटें आई थी, वोट परसेंटेज भी ज्यादा था। पिछली बार 49% के आसपास थे इनके गठबंधन के पास में, और वाम मोर्चा के पास में 48.25% कम था वोट था। लेकिन त्रिपुरा मोथा पार्टी ने, जो आदिवासियों की पार्टी है और उनका राजा जो है वहां पर, जो माने जाते थे राजा, उन्होंने प्रद्योत महाराज जिन्हें कहा जाता है, राजा प्रद्योत है वो, तो वो उन्होंने जब अपनी जगह बनाई है और लोग उनको मान सम्मान प्यार वैसे ही दे रहे हैं जैसे राजा प्रजा वाला होता है, इसी वजह से उनको वोट भी, सीटें भी ठीक ठाक मिली है। और वो सीटें थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की कटी, वोट परसेंटेज कटा, वोट कटे, और बाकी वामपंथियों के कटे, और उनको एक अपनी जगह बना ली। लेकिन उसमें भी जो बड़ी बात थी वो ये कि राजा प्रद्योत ने कोई स्थानीय भाषा में बातचीत नहीं की लोगों से, वो हिंदी में की। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि विपक्ष का एक नेता वो कहीं पे भी बंगाली और स्थानीय लोगों के बीच, आदिवासियों के बीच में खाई नहीं करना चाहता है। वो बात दूसरी त्रिपुरा लैंड और इसकी बात हुई थी, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहा है। तो बहुत ही, चाहे वो अपनी रणनीति के तहत हो, उन्होंने एक हिंदुस्तान का एक नई तस्वीर बनाई जो मुझे कम से कम बहुत अच्छी लगी। जहां तक नागालैंड और मेघालय की बात है,
तो हम सबको पता था कि नागालैंड में जो है वो एनडीपीपी के साथ में दोबारा भी बात होने जा रही है, सरकार बन रही है और 37 सीटें आप जानते ही हैं वहाँ मिल गई हैं, तो इसलिए वहाँ कोई वो दिक्कत नहीं होने जा रही है और आने वाले दिनों में उसी का मुख्यमंत्री होना है। मेघालय में भी लगभग स्थितियाँ स्पष्ट हो चुकी हैं क्योंकि एनपीपी जो संगमा की पार्टी है और आपको और जान के ताज्जुब होगा कि एनपीपी जो है नॉर्थ ईस्ट की अकेली, अगर आप पश्चिम बंगाल तो उसमें नहीं शामिल होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अकेली रीजनल पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी के तौर पर है। ये बड़ा रोचक है मामला जिसपे कभी बाद में वो होगी बात होगी, लेकिन एनपीपी ने अपनी सत्ता बचाने की पूरी तैयारी कर ली और वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा बहुत उसका मतभेद हो गया था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चलता रहता है, वो उन्हीं के साथ और एक आध और लोग, क्योंकि ऐसी जगहों में छोटे राज्यों में छोटी छोटी कई पार्टियां बन जाती हैं और वो छोटी छोटी पार्टियां फिर सत्ता का जो फेविकोल होता है उसपे धड़ से चिपकने लगती है और ये देखिएगा आज शाम से वो चिपकने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो वो हो ही गया है। और मेरे ख्याल से अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आया है कि मेघालय के सीएम जो है प्रधानमंत्री से बात भी करेंगे, तो एक तरह से एक अच्छे मेलजोल के साथ मेघालय में बीजेपी कोई प्रखर विपक्ष के रूप में नजर आएगी। मेघालय में ऐसा नजर नहीं आता, एक अच्छी तालमेल के साथ बीजेपी वहां शायद गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे। तो कुल मिला के मेघालय के सेंटिमेंट्स को भी बीजेपी अपने पक्ष में ही समझ रही है। नहीं, उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है वहां पर, ऐसा नहीं है। सीटें भला ही नंबर्स में वही रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज 4-5% बढ़ गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो उसका काम रहा है। और देखिए बीजेपी का क्या है, बीजेपी ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से जीत का जो ध्वज है वो इस साल का पहला है और दूसरी चीज ये है कि वो आगे किस गति से जाने में उसको और आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। इसके पहले कभी आपने सुना था आज से 4-5-6 साल पहले कि नॉर्थ ईस्ट में कोई पार्टी जीत जाए और दिल्ली में उसके लिए समारोह हो रहा हो? नहीं होता था ना। तो वो जो समारोह का होना, हम सब लोगों को जानकारी होना नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पत्रकारों में, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, आज से 6 साल पहले कोई 5% पत्रकारों को मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं पता होते थे वहां के। आज तो हो सकता है 10-12-15% लोगों को पता भी हो जाए, लेकिन पहले नहीं होते थे। आम आदमी को तो छोड़ ही दीजिए, आम आदमी तो उसको समझ ही नहीं आता था वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जो ओवरऑल परिवर्तन हुआ है वो देश के लिए मुझे बहुत सुखद नजर आता है। मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जिस तरीके से चीजें बढ़ी है, सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ज्यादा हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की धमक, जो धमक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बनी हुई है, ये एक अच्छी बात है और देश के लिए भी ठीक। बट सर एक चीज और है, जो लोग 2024 के चुनावों को भी देखते हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक विंडो उसको मिले, कहीं से वापसी करने की कोशिश करे, वो उम्मीदें भी धराशायी हो जाती हैं। तो हमें नजर आता है कि ये चुनाव कहीं 2024 के फिर से एक तरफा ना हो जाए या वही स्थिति में कांग्रेस और विपक्षी दल ना रहें। तो स्थिति आप विपक्ष की कैसे आंकते हैं इन तीनों चुनावों में? देखिए विपक्ष का तो जब चाहे कुछ भी कहिए, ये हर स्टेट को खलता है कि विपक्ष का नेता उससे बात भी ना करे, जाए भी नहीं, और बात वो हो कि हम सत्ता छीन लेंगे। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? आप कोई भी यात्रा करो, किसी तरीके की यात्रा करो, कुछ देश के बारे में, देश के उस हिस्से के बारे में तो बात करो, कम से कम कहीं पे बात करो। अगर वो भी नहीं होगा तो क्या होगा? त्रिपुरा में जिस तरीके का गठबंधन करने की कोशिश की गई, वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं था कि दोनों लोग बहुत दिल से बात करने की कोशिश कर रहे हो। वही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं बाकी और जगह पर, और वहां आकर के मिलके सत्ता के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बचता नहीं है। दिल से जब तक कि विपक्ष एक होकर के काम नहीं करेगा तब तक मुश्किल होगी। और दूसरा ये कि इसमें मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा रीजनल पार्टीज को अपने आप को झुकना पड़ेगा अगर वो विपक्ष को एक देखना चाहता है। आखिर कांग्रेस अपनी जमीन कितनी दान देता रहेगा भाई?
जहां जहां उसने कहा रीजनल पार्टीज का हाथ पकड़ा, वो उन्होंने इतना पकड़ लिया कि साहब अब जमीन वापस करने को तैयार नहीं है। क्या अखिलेश अपनी सीट जमीन कांग्रेस को वापस देंगे? क्या लालू यादव जमीन वापस देंगे? क्या केसीआर ऐसा कर पाएंगे? केसीआर ने तो डंके की चोट पे छीनी थी, तो क्यों वापस करेगा बैठ करके? तो तेलंगाना में कहां से कांग्रेस सीट पर ले पाएगी? और जब तक आप कांग्रेस को एडजस्ट नहीं करेंगे, क्या दक्षिण में कांग्रेस को बहुत सारी सीटें मिलने की संभावना है? नहीं है। तो जब तक आप कांग्रेस को, ये उल्टी बात कह रहा हूं लेकिन यही सही है, कि जब तक कांग्रेस को विपक्षी दल, रीजनल पार्टीज अपने आप को कम नहीं करेंगी तो मुश्किल होगी विपक्षी एकता में। अब आप देखिए, टीएमसी को कुछ सीटें यहाँ मिल गई हैं। अब दीदी तो फूले नहीं समा रही होंगी इस समय कि हमें कुछ तो मिला, 5 सीटें तो मिल गई वहां पर। तो अब वो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ गई है दीदी की। तो जैसे जैसे रीजनल पार्टीज की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। और कांग्रेस अब मुझे नहीं लगता कि जमीन अपनी गंवाने की कोशिश में, वो खींचने की कोशिश में है, लेकिन खींच पाती है नहीं खींच पाती है अलग सवाल है, और बहुत मुश्किल है ये। यानी कि ये तीनों राज्यों के जो चुनाव हैं, इसमें एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है, और इसके लिंक भी हैं 2024 के चुनाव में। त्रिपुरा और नागालैंड में तो जैसा हम जिक्र भी कर रहे हैं कि आसानी से सरकार वहां पर बन रही है। मेघालय में भी क्योंकि वहां पर त्रिशंकु समीकरण नजर आ रहे हैं, तो खबर ये भी आ रही है कि मेघालय के जो सीएम हैं कोनराड संगमा साहब, उन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा, एक तरह से ऑफर किया, और शायद वो बीजेपी से बहुत जल्दी बात भी करें। तो वहां भी शायद इस तरह के कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश श्रीवास्तव सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। जरा फटाफट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्योंकि चल रहा है, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पर। जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कहें। चीजों के विकास को भी कठिन मान लिया गया था। पहले की सरकारें कठिनाइयों से बचती रही, और इसकी वजह से हर परियोजना में देरी होती रही है। हमने इन परियोजनाओं को पूरा किया और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज देश पहली बार गरीबी के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ रहा है। और मुझे तो खुशी है कि मेरा गरीब भाई भी गरीबी को खत्म करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा खड़ा लगा करके मेहनत कर रहा है। इसलिए आज भारत के विकास और उसकी रफ्तार की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? चारों तरफ गुंज सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 12 बच्चों की मौत की खबर है। कई बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, इनका इलाज जारी है। इन बच्चों को एडिनो वायरस से संक्रमित बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब एक नई मुसीबत ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस नई मुसीबत का नाम है एडिनो वायरस। फिलहाल ये वायरस पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि एडिनो वायरस की चपेट में छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 ऐसे थे जो पहले किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि प्रशासन ने पिछले 24 घंटों में हुई मौतों को एडिनो वायरस डेथ नहीं माना है। प्रशासन का कहना है कि 24 घंटे के अंदर हुई मौतें अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं, जो इस मौसम में फैलता है। प्रशासन ने 600 बाल रोग विशेषज्ञों के साथ 121 अस्पतालों में 5000 बेड तैयार रखे हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि बीते एक महीने में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 5,213 मामले सामने आए हैं। ARI एक मौसमी समस्या है। इस साल मामले इसीलिए ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों में कोविड के कारण ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। सरकार ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 1800-313-444-222। इस पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। एडिनो वायरस इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है जो एडिनो वायरस की वजह से होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांस की नली पर हमला करता है। इससे संक्रमित होने पर आम कोल्ड जैसा संक्रमण होता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के मुताबिक एडिनो वायरस से किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी संक्रमित हो सकता है। छोटे बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। इससे संक्रमित होने पर सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बुखार, गले का सूखना, अक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी आती है। सबके अलावा निमोनिया, आंखों में गुलाबीपन, डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण भी दिखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में कुछ लोगों को ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये वायरल बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण में आने से फैलती है। हवा के जरिए भी खांसने या छींकने से भी ये बीमारी फैलती है। इस वायरस से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच जो ताज़ा बयान आया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, वो भी आपको बता दें। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 2 एडिनो वायरस के मामले हैं और 10 मामलों में पल्मोनरी हेमरेज के सिंड्रोम पाए गए हैं और डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मौसम के बदलने का प्रभाव है और बाकी हमने तैयारियां की हुई हैं। अगर आपके पास भी KYC, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, प्री अप्रूव्ड लोन के नाम पर फ्रॉड या मैसेज या ईमेल आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। ऐसे मैसेजेस और मेल दिए गए लिंक को बिल्कुल इग्नोर करें। अगर आप थोड़ा सा भी चूके तो जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगाने से नहीं चुकेंगे। आजकल के डिजिटाइजेशन के दौर में ITR से लेकर लेन देन और KYC तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ने के साथ KYC, पानी बिजली का बिल भरने, बीमा, ITR में छूट दिलाने से लेकर क्रेडिट डेबिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। जालसाज साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए जाल बिछाकर बैठे हैं। जैसे ही कोई चूक करता है वो ठगी को अंजाम दे देते हैं। खासकर नया कारोबारी साल शुरू होने से पहले ये एक्टिव हो जाते हैं। KYC को लेकर कभी बैंक के नाम पर मैसेज और ईमेल आते हैं तो जालसाज कभी पैन कार्ड नंबर, आधार और ITR के नाम पर लोगों को फर्जी मैसेज और ईमेल भेजते हैं। ठग बड़ी चालाकी से KYC के नाम पर किसी के बैंक डिटेल्स और आधार की मदद से उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। आपको जालसाजों के पूरे मोडस ऑपरेंडी को समझाते हैं। ठग पहले आपके मोबाइल पर मैसेज या ईमेल भेजते हैं। खुद को सर्विस प्रोवाइडर या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आपसे जल्द से जल्द KYC प्रोसेस को पूरा करने को कहते हैं। साथ ही मैसेज में चेतावनी भी होती है कि KYC नहीं होने पर अकाउंट से लेन देन सस्पेंड हो जाएगा। बैंक के अलावा सिम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, प्री अप्रूव्ड लोन और ITR से जुड़े मामलों में भी ठग KYC के नाम पर लोगों को मैसेज में लिंक भेजते हैं। कोई जैसे ही जालसाजों के झांसे में आता है और लिंक पर जाकर KYC प्रोसेस पूरा करने की कोशिश करता है, ठग उसके मोबाइल को मैप कर लेते हैं और उसका पैन, आधार डिटेल और बैंक संबंधी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब तक ठगी का शिकार व्यक्ति कुछ समझ पाता है, जालसाज उसका बैंक खाता साफ कर चुके होते हैं। ऐसे में KYC को लेकर कभी भी अकाउंट संबंधित जानकारी बैंक की ब्रांच में ही देना सेफ रहता है। वैसे भी बैंक KYC के लिए भले ही मैसेज भेजे, लेकिन कोई लिंक नहीं भेजता। न ही बैंक आपसे अकाउंट की निजी जानकारी जैसे पिन या पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स कभी नहीं मांगता है। ऐसे में ठग के लिंक पर ना जाकर सीधे बैंक की वेबसाइट पर जाना चाहिए और KYC से जुड़ी जानकारी अगर जरूरी हो तो अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि जालसाज बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों को झांसे में लेते हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।
आरबीआई भी समय समय पर केवाईसी या दूसरी सर्विस अपडेट करने के नाम पर हो रहे फ्रॉड से लोगों को अलर्ट करता रहता है। आरबीआई के साथ साथ बैंकों की ओर से भी लोगों को आगाह किया जाता है कि अगर कोई फर्जी मैसेज या लिंक बैंक के नाम से आता है और आपसे आपके खाते संबंधी जानकारी मांगी जाती है तो कस्टमर को अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही दिए हुए नंबर को ब्लॉक करने के साथ उस नंबर की बैंक से शिकायत करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको साइबर ठगों से बचाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के प्रमुख होंगे। इसके साथ ही कमेटी में जस्टिस जेपी देवघर, ओपी भट्ट, एमवी कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसर शामिल होंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने आज ये आदेश जारी किया। इस कमेटी को निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक रेगुलेटरी नियम सुझाना होगा। यही नहीं, कोर्ट ने सेबी को भी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच 2 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। ऑटो बिक्री के लिहाज से फरवरी का महीना अच्छा रहा है और इस दौरान मारुति सुजुकी की पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री सालाना आधार पर 1,64,000 यूनिट से बढ़कर 1,72,000 यूनिट रही। इस दौरान मारुति की घरेलू बिक्री 1,37,000 यूनिट से बढ़कर 1,50,000 यूनिट रही। मारुति की बिक्री पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। फरवरी का जहां तक महीने का सवाल है, इंडस्ट्री में 3,35,000 के करीब गाड़ियां होलसेल हुई और इसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता साल से करें 3,03,000 गाड़ियों का, तो अच्छा इजाफा हुआ होलसेल में 10.6% का। और मारुति सुजुकी का भी डोमेस्टिक का जो सेल्स में, जो बिक्री में जो इजाफा हुआ है वो करीब 10.1% का है। तो होलसेल के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा महीना रहा फरवरी का। इनफैक्ट वो अगर पैसेंजर व्हीकल की हमारे मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं फरवरी के लिहाज से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ थी। और रिटेल 3,03,000 हुआ और उसको भी अगर आप गुज़िश्ता फरवरी से मुवाजना करें तो करीब 10% का उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन रिटेल थोड़ा कम रहा होलसेल के मुकाबले और यही वजह है कि जो स्टॉक लेवल है, इन्वेंट्री लेवल जो है इंडस्ट्री में, वो 1,84,000 से बढ़ के 2,18,000 हो गए। मतलब 3 हफ्ते की इन्वेंट्री अब इंडस्ट्री में हो गई है। और अभी तक अगर आप मजमूई तौर पे अगर आप आंकड़े देखें तो अप्रैल से फरवरी के मियाद में 35,53,000 करीब गाड़ियां बिकी हैं इस साल में, अप्रैल से फरवरी। और ऐसा इम्कान है, ये पेशगोई की जा रही है कि पूरे रवा माली साल में यानी 22-23 में करीब 48,80,000 के करीब गाड़ियां बिकेंगी, जो भी एक रिकॉर्ड स्तर रहेगा। इसके पहले सबसे ज्यादा गाड़ियां 33,70,000 के करीब बिकी थी 2018-19 के साल में। तो साल तो बहुत अच्छा जाएगा। अगले साल का जहां तक आपने जो सवाल किया, उसमें एक ऐसा वो बन रहा है कंसेंसस इंडस्ट्री में कि अगले साल की जो इजाफा करीब 5 से 7% का होगा। मतलब 40 लाख से 40 लाख के बीच में गाड़ियां बिकेंगी। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZDindia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।